ये देखें, यहाँ पे मैंने एक कनकेव और कन्वेक्स मेनिस्कस वगैरह को ड्रा कर दिया था। कल सिर्फ समझा मैंने कल ही किया था, बट यहाँ पे मुझे बताना जरूरी समझा कि इनकी जो डायग्राम है वो भी आपको मिल जाए। अगर आपके जो लिक्विड है इस सॉलिड के साथ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर देगा, तो आपको होगा कि ये डिफरेंट फेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्सेस। तो आप कहेंगे कि ऐसे तमाम मटेरियल जिनकी एडहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे तमाम लिक्विड्स जिनकी एडहेसिव फोर्सेस सॉलिड के साथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, तो वो जो है वो कनकेव मेनिस्कस शो करते हैं। जैसे कि वाटर की एग्जांपल है। वाटर क्या कहते हैं, 90% जितने भी लिक्विड होते हैं वो कनकेव मेनिस्कस ही शो करते हैं। मीन इनमें ये होता है कि इनके मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस जिस टेस्ट ट्यूब में या बीकर के अंदर पड़े हुए हैं उनके साथ एडहेसिव फोर्सेज जो उन्होंने डेवलप की हुई हैं, बिल्डअप की हुई हैं, वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेज जो उन्होंने अपने मॉलिक्यूल के साथ बिल्डअप की होती हैं। तो दैट्स वाई वो कहता है कि वो थोड़ा सा ऊंचाई में वो दरमियान से जो सरफेस के साथ साथ वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाले जो इसकी सरफेस के साथ प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे, वो कहता है वो सरफेस के साथ थोड़े से ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा उसके साथ एडहेयर कर रहे होते हैं। जबकि दरमियान में जो मेनिस्कस सा बना देता है जिसके कंकेव मेनिस्कस कहा जाता है। इसके बरक्स अगर देखें तो मरकरी की एग्जांपल ली जाती है जिसकी कन्वेक्स मेनिस्कस है। वो इस तरह से होता है कि इनकी कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव से ज्यादा होती हैं, इसलिए क्या करते हैं वो सारे के सारे अडहेयर करने के बजाय, यानी कि इस सरफेस से सॉलिड सरफेस से अडहेयर करने के बजाय, एडहेसिव फोर्सेस डेवलप करने के बजाय वो अपने अंदर ही कोहेसिव फोर्सेस के जरिए जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो एक कन्वेक्स मेनिस्कस बना देते हैं। ये इस वजह से होता है कि चूंकि यहाँ पे उनकी इसके साथ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि वो जो दरमियान में मालिक्यूल उनके पास बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट वाटर बना दो, ये जैसे इसकी डॉटेड लाइन लगाई हुई है, तो वो कहता है वो जो इर्द गिर्द के सरफेस के मालिक्यूल है वो भी जो दरमियान वाले मालिक्यूल है उनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोहेसिव फोर्सेस डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स वाई वो कहता है कि यहाँ पे जो आता है वो एक उभार सा जिसे कन्वेक्स मेनिस्कस कहा जाता है, और यहाँ पे जो है एक बिल्कुल कह सकते हैं कि एक अंदर से अंदर वाली की तरफ इनसाइड जो है कनकेव मेनिस्कस आपको डेवलप होता नजर आता है। तो ये मैंने डायग्राम से इसलिए कहा था क्योंकि मैंने ये डायग्राम नहीं डाली थी, आपको पता चल जाएगा कि कौन अंदर है कौन बाहर है। और इससे पता भी चल रहा है कि यहाँ पे एडहेशन ज्यादा हुई हुई है, यहाँ पे कोहेजन हुई हुई है। ठीक है, तो यही वो प्लांट थ्योरी भी थी, एडहेशन कोहेजन थ्योरी वो बेसिकली यही थी। अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ ले। और रुकैया अगर आ गई है तो वेटिंग एंड नॉन वेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेटिंग एंड नॉन वेटिंग का मतलब ये, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना वेटिंग एंड नॉन वेटिंग, वो बेसिकली इसका नहीं है। वो ये है कि आपका जो मर्करी है ना बेसिकली वो नॉन वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, वो और चीज है। क्योंकि उन्हें में कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो वो बाहर से किसी लिक्विड या किसी चीज के साथ अट्रैक्शन डेवलप नहीं कर पाते, वो और चीज है। मतलब उसका कन्वेक्स या कनकेव मेनिस्कस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें वेटिंग एंड नॉन वेटिंग में ये फर्क पड़ता है कि उसकी अगर कोहेजन किसी भी लिक्विड की आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो कहता है वो माइसल फॉर्मेशन करते हैं, और वो अंदर की तरफ अपने जैसे ये बन गया ना ये कन्वेक्स, ठीक है, इसी तरह से वो कहता है वो अंदर की तरफ ही बिल्डअप कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ जो है ना वेटिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते। रुकैया आ चुकी है? हाँ रुकैया है। हाँ है। रुकैया, आपने कल मुझसे ना लास्ट पे क्वेश्चन पूछा था और मीटिंग एंड हो गई थी क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया था, और मुझे उस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी। आज आप चैट में करते, मैं वो चैट पढ़ लेती हूँ, ठीक है? मोना ने मुझसे कहा था कि मैम मैंने कल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई, मतलब मेरी क्लास नहीं सही अटेंड हो पाई, तो वो मैंने उसको एक रिकॉर्डिंग भेज दिया, बट रिकॉर्डिंग आपको इस तरह नहीं मिल सकती। वो सर जो है ना वो कहते हैं कि वो डायरेक्ट मुझे भेजा करें क्योंकि उन्होंने शायद यूट्यूब यूट्यूब पे ही उन्होंने बेसिकली अपलोड करनी होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा हुआ है मसला। तो आप उनको मैसेज कर दिया करें कि हमारा जो आपको जिस लेक्चर की आपको जरूरत होती है ना आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है मैं रिकॉर्डिंग उनको भेज देती हूँ। टाइम लग जाता है, एक दिन भी लग जाता है, मतलब वो रात भी मैं इधर खुला ही होता है तो वो चली जाती है, तो आप बेशक उनको मैसेज कर दिया करें, वो कर दिया करेंगे। और एक बच्ची है अक्सा, अगर वो मीटिंग में है, उन्होंने मुझसे, नहीं है, नहीं है वो, चले जब वो आएंगे तो मैं उनसे ही बात कर लूंगी। उन्होंने मुझसे फेस रूल की कुछ चीजें पूछी हैं तो मैं उनसे बात है। अगर मैं कह रही थी कि नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले,
अच्छा ठीक है, आज ना अगर खत्म होती है ना रुकैया, अगर टाइमली ये सारी चीजें मैं कवर कर देती हूँ ना, मैं आपको फिर से उसका ओवरव्यू दे देती हूँ। लेकिन आज ये वाला पहले काम खत्म कर ले, क्योंकि इसकी 2 दिन, एक मॉड्यूल पे 2 दिन उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि बस 2 दिन लगाने। तो मैं 2 दिन में ये कवर करती हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। ये मेनिस्कस वाला तो सबको समझ आ गई है ना, मैं चलूँ आगे इसके आगे? जी मैम, आ गई है समझ ओके, इसकी। डन है। इसके बाद करते हैं बात हम सरफेस टेंशन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल है। तकरीबन हर पैनल में ये सरफेस टेंशन का सवाल पूछा जाता है। ये आप बेशक किसी भी यूट्यूब चैनल से जो अपलोड करते हैं ना इंटरव्यू के क्वेश्चन, या किसी भी तरीके से आप वहां पे देख लीजिएगा, सरफेस टेंशन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन होती क्या है, मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। कहता है कि अगर आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड कुछ इस तरह से होंगे, इसके मॉलिक्यूल हर तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। कहता है इन बिटवीन, लिक्विड के अंदर कहीं से भी एक मॉलिक्यूल हट उठा लो, तो कहता है कि उसके ऊपर नीचे इर्द गिर्द हर तरफ से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिटली लग रही होती है। जैसे कि देखें, ये लिक्विड था, आप इस लिक्विड के मॉलिक्यूल एक एटम की बात करते हैं, इसके यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी एक इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है। ये इसको इस तरफ लेके जा रहा है, ये इससे नीचे वाला इसको इस तरफ लेके जा रहा है, ऊपर वाला इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, नीचे वाले नीचे की तरफ, यानी कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट होता क्या है, कहता है सर एक टाइम ये जो आता है ना इन बिटवीन, कहीं से भी आप मॉलिक्यूल उठा लोगे, तो वहां होता ये है कि जो दरमियान वाला एक एटम है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो हो जाती हैं, ठीक है। बट कहता है जो सरफेस पे मौजूद होते हैं ना, ये मालिक्यूल, ये सरफेस मालिक्यूल का एक शो करवाया हुआ है इसने। कहता है यहाँ पे क्या होता है कि इसको नीचे की तरफ और इर्द गिर्द से तो लग रही होती है, ये वाली तो कैंसिल हो जाती है, बट जो नीचे की तरफ लग रही होती है वो क्या करती हैं, वो कैंसिल आउट नहीं हो पाती, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मालिक्यूल नहीं है। ये तो सरफेस वाले मालिक्यूल की एक बात की है ना आपने, तो कहता है इसके ऊपर कोई मालिक्यूल नहीं होता, तो ये ऊपर से नीचे वाली फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं हो पाती। जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी जो सरफेस है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं वो आपके बल्क वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनसे चेंज होती हैं, ठीक है। जो बल्क वाला कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें सारी की सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, बट जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके नीचे की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ, ये इनसाइड है ना, इनसाइड ऑफ बल्क के अंदर की तरफ कहता है कि फोर्सेस लग रही होती है, जिसको आप लोग सरफेस टेंशन कहते हो। ये जरा यहाँ पढ़ो, इट इज अ मेजर ऑफ कंट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड। यहाँ आप इसको कंट्रैक्टिंग का मतलब ये है कि ये अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, इनको नीचे की तरफ तो ये दो मालिक्यूल खींच रहे हैं, ये दो मालिक्यूल इस मालिक्यूल को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, इसको कैंसिल करने वाली ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। दैट्स वाई वो अंदर की तरफ खींचे जाते हैं, ठीक है, बल्क की तरफ जाते हैं। तो कहता है दिस इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन, के सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, वो हमेशा इनवर्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या इनवर्ड पुल किए जाते हैं। दिस फोर्स ऑफ पुलिंग इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन, ठीक है। द फोर्स दैट एक्ट एट द राइट एंगल ऑफ द लिक्विड सरफेस, जो इसके बिल्कुल राइट एंगल पे, ये देखो नीचे की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट कर रही है, इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, इसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। यानी ये क्या है, एक फोर्स है जो कि पर मीटर एरिया, एरिया कह सकते हैं या पर मीटर सरफेस, या इसको एक डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक लेंथ के थ्रू जितना भी हो उसको नीचे की तरफ पुल करेगी, उसको इसकी सरफेस टेंशन कहा जाता है। कहता है द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल आर रिस्पांसिबल फॉर दिस फेनोमेना। अब ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, कोहेसिव फोर्सेस आर जो है इसके लिए रिस्पांसिबल है। वजह क्या है कि देखो, अगर तो इसके साथ एडहेशन होती, तो कोई लिक्विड सॉलिड चीज होती ना तो नीचे, तो वो कहता है उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग भी रही होती, तो वो उसको नीचे की तरफ इनवर्ट पुल नहीं करता उसको, बल्कि ये क्या होता है, कहता है कोहेजन की वजह से बिल्कुल जो सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं, आपस के ही मॉलिक्यूल जो इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये उसी वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है, कभी भी एडहेशन की वजह से नहीं होती। तो द कोहेसिव फोर्सेस आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन फिनोमिना, ठीक है। और सरफेस टेंशन है क्या, कहता है कि सरफेस पर मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एक टेंशन फील करते हैं, वो इनवर्ड पुल फील करते हैं अपने ऊपर, किसकी वजह से, ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस। टोटल इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे बैलेंस हुई होती है सारी की सारी फोर्सेस ऑपोजिट अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन यहाँ पे इम्बैलेंस होता है, वहां पे वो बैलेंस नहीं होती, कैंसल आउट नहीं होती, जिसकी वजह से वो इनवर्ड पुल की जाती हैं। जी, यहाँ तक क्लियर, आगे चले। ये है, सॉरी,
ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। जी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई वाटर ड्रॉप गेट द स्फेरिकल शेप। तो बेसिकली कहता है कि जब वाटर रेनफॉल या कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है, जब वो कहता है कि फॉल करते हैं, तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि स्फेरिकल शेप ऑब्टेन कर लेते हैं। तो द रीजन इज दैट द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जरा यहाँ पे देखो, इसी वाटर के एक ड्रॉपलेट को खोला हुआ है, वाटर के एटम्स को शो किया गया है। कहता है जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये देखो सरफेस के ऊपर एटम, वो क्या करते हैं, वो इनवर्ट खींचे जाते हैं हर तरफ से, वो बिल्कुल इनवर्ट खींचे जाते हैं। तो आप देखो, अगर मैं एक बॉक्स की फॉर्म में, मैं एक पूरा बॉक्स, आप समझ लें, आप फर्ज कर लें कि एक बॉक्स की तरह ना एक वाटर ड्रॉप था, और वो नीचे गिरा, ये रेन का अभी गिर रहा है। तो आप देखो, बॉक्स के जो चार कॉर्नर हैं और उसकी सरफेस चार हैं, जो जितने भी चारों सरफेस हैं, उन चारों की चारों सरफेस के ऊपर क्या होगी, पुल होगा, इनवर्ट की तरफ पुल होंगे सारे के सारे एटम चारों की चारों सरफेस पे इर्द गिर्द से। तो बेसिकली क्या, स्फेयर, वो एक स्फेयर की शक्ल बना देगी। चारों तरफ से अंदर की तरफ जब पुल लगता है, तो वो कहता है कि वो बेसिकली क्या करता है कि अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करता है कि स्फेयर की शक्ल ऑब्टेन कर लेता है, स्फेरिकल हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि जो रेनफॉल है वो स्फेरिकल ड्रॉप्स क्यों गेट करते हैं, जितनी भी आपके वाटर है या कोई भी लिक्विड है, तो आप लोग उसका एग्जांपल, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन करोगे। आप कहोगे कि इनके अंदर सरफेस टेंशन होती है, सरफेस में मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल जो एक्सपोज हो रहे होते हैं, रेन के जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो रहे होते हैं, सरफेस के बिल्कुल ऊपर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनवर्ट पुल किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्फेयर की शेप ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन था। ये जो वाई वाटर ड्रॉपलेट गेट द spherical shape, so the reason is that the surface tension make the water droplet to get the spherical shape because of the inward pull। जितने भी इनवर्ट पुल होते हैं चारों की चारों साइड से, वो कहता है वो इन्वर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्फेयर, स्फेयर भी इसलिए होता है क्योंकि वो अंदर वाला एरिया को भी मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली इसकी चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे है सर्फेक्टेंट्स की बात करते हैं। ये आपको पीछे वाले क्वेश्चन की समझ आ गई। ओके, आ गई है जी। सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट में देखें कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस दैट लोअर द सरफेस टेंशन। सर्फेक्टेंट बेसिकली सरफेस टेंशन को लोअर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वो ना सरफेस टेंशन में आप जरा सर्फेक्टेंट का जो प्रिंसिपल है ना, यहाँ पे क्या करता है, ये इंटरफेस को कम करता है। मैं बताती हूँ ये किस तरह से करता है। कहता है यहाँ पे साथ ही एक मैंने डायग्राम लिखी हुई है, ये देखो फैब्रिक सरफेस है आपकी कपड़े की, उसके ऊपर सॉइल लग गई है। तो सरफेक्टेंट ऐसी तमाम चीज होंगी जो क्या करेंगी, जब इसकी बॉडी के ऊपर आएंगी तो इसकी सरफेस टेंशन को, अब सरफेस टेंशन क्या आती है, आपने कहा था कि लिक्विड की सरफेस पे मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी इनवर्ट पुल होता है। आप इसको दूसरे लफ्जों में ये समझ लो कि ये दो सरफेसेस के दरमियान, दो जब फेज आ जाते हैं इन कांटेक्ट, तो उनके दरमियान क्या करता है, टेंशन क्रिएट करता है। या आप ये कह सकते हो कि इनके दरमियान इंटरफेस जो बन जाता है, उसके दरमियान आप लोगों ने उस इंटरफेस को, इन दोनों के दरमियान सॉइल और फैब्रिक सरफेस है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरफेस है, कहता है इस इंटरफेस की जो टेंशन है उसको रिड्यूस करने के लिए आप लोग सरफेक्टेंट डालते हो। तो सरफेक्टेंट बेसिकली क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है आपकी सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं। मैं एक दफा पीछे जाती हूँ, आपको समझाती हूँ फिर से। ये देखें, ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इम्बैलेंस फोर्सेस हुई है ना, कहता है सरफेक्टेंट ऐसी चीजों की, ये जो इनवर्ड इसको खींच रहे हैं ना मॉलिक्यूल, वो इसके ऊपर जब आएंगे ना, सरफेक्टेंट सरफेस के ऊपर आके अटैच होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो इन फोर्सेस को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपको उसके प्रिंसिपल की समझ आ जाएगी। तो बेसिकली जब सरफेक्टेंट आप लोग ऐड करते हो, तो वो कहता है कि वो इसके इर्द गिर्द इस तरह से बनाएगी, जो भी इसने माइसल फॉर्मेशन की हुई है, बेसिकली वो कहता है कि वो इस तरह से बनाएगी कि वो सरफेस के, ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ये जो फैब्रिक के ऊपर लगे हुए हैं, कहता है ये उस सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ सरफेक्टेंट जो है ना, वो इंटरेक्शन या जो भी उनकी फोर्सेस हैं वो डेवलप करेंगी, और ताकि वो जो इनवर्ट पुल खींचा जा रहा है वो क्या करें, वो आपको कैंसल आउट हो सके। मैं भी समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल आपने ऐड किए, वो इस सरफेस के ऊपर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं जो कि इनवर्ट खींचे जा रहे हैं, वो सरफेक्टेंट उन एटम्स के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप करेंगे, और उन बॉन्डिंग की डेवलप करने की वजह से वो जो फोर्स थी जो इनको इनवर्ट लेके जा रही थी, उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बट बहुत हद तक क्या करते हैं, उसको कैंसिल करके उसकी सरफेस टेंशन को रिलीज कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है।
इनको हम लोग सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस भी कहा जाता है और इनको सरफेक्टेंट भी कहा जाता कह सकते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट लोअर द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड, ये ना बात याद रखें, ये आपको मैं आगे जाकर समझाती हूँ। ये पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट और चौथा देखें। इंटरफेशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज द इंटरफेशियल टेंशन। अगर दो सरफेसिस या दो फेज, फेज कोई भी सॉलिड लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड गैस कह सकते हैं, कहते हैं जब दो फेज आपस में इंटरकनेक्ट जब आते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, तो कहता है बनने वाली जो दरमियान वाली सरफेस होती है उसको इंटरफेस कहा जाता है। तो उस इंटरफेस पर यूनिट एरिया पर, यानी जो उनके दरमियान इंटरफेस क्रिएट हुई है, द बाउंड्री बिटवीन द टू डिफरेंट फेसेस, वो बाउंड्री के ऊपर जितनी आपकी एनर्जी पर यूनिट एरिया होती है उसे इंटरफेशियल टेंशन कहा जाता है। सरफेक्टेंट का आपको प्रिंसिपल समझ आ गया। ये देखें, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होते हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स का जो बल्क वाले मॉलिक्यूल है ना, वो चारों तरफ से इक्वली तौर पर शेयर्ड होते हैं। ठीक है, उनके दरमियान सारी फोर्सेस जो एक तरफ से एक को खींच रहा है दूसरी तरफ से दूसरी, तो वो ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सारे कैंसिल आउट होके उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर फुल फोर्सेस जो है वो बैलेंस होती हैं। ठीक है, जो बल्क में होते हैं। बट जो सरफेस पे ऊपर होते हैं, वो कहता है कि वो मॉलिक्यूल, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसकी बात कर लूं या इसकी भी कर लूं, दोनों में एक ही केस है। कहता है ये इर्द गिर्द से तो खींचे जा रहे होते हैं अपने राइट एंड लेफ्ट से, बट अप एंड डाउन से इक्वली खींचे नहीं जाते। अप से तो वो तब खींचे जाएंगे जब उनके ऊपर और कोई मॉलिक्यूल होगा। सरफेस का मतलब है सबसे ऊपर हाईली एक्सपोज जो मॉलिक्यूल है वो ये है। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो नीचे की तरफ तो खींचा जा रहा है बट ऊपर की तरफ खींचा नहीं जा रहा। तो कहता होता क्या है, ये इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस की वजह से आपके जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो टेंशन फील करते हैं, वो आपकी पुलिंग फील करते हैं। पुलिंग इनवर्ड, वो पुल किए जाते हैं अंदर की तरफ इन फोर्सेस की वजह से, क्योंकि इसको ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है ना। तो बेसिकली नीचे खींचने वाली फोर्सेस जो है वो इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाएंगी। तो कहता है इसको इनवर्ड पुल ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। सरफेक्टेंट जब आते हैं ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जिसने आपकी सरफेस टेंशन को कम करना है, कहता है सरफेक्टेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा, जब वो इधर आएगा, जो डॉटेड बना है उन्हें समझ लें कि ये सरफेक्टेंट है। वो आकर इन फोर्सेस को जो कि इसका इनवर्ट पुल कर रही हैं, इनको क्या करता है, कैंसल आउट या नलीफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये आपके सरफेक्टेंट है, ये नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो सरफेस के साथ बॉन्डिंग बनाता है सो दैट कि उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो भी अपवर्ड और जो इनवर्ड दोनों फोर्सेस को फील करके उनको कैंसल आउट करे, सो दैट कि उनके अंदर जो सरफेस टेंशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब मेरा ख्याल है सबको समझ आ गया होगा। ओके जी। अब मैं इसके आगे जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो कोलाइडल सिस्टम। इसके लिए ना दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ये तो मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन और एग्जांपल लिखी है, आगे जाके आपको समझाती हूँ कि ये किस लिए समझाया था। आप लोग कोलाइडल सिस्टम पढ़ते हो, उसमें एक डिस्पर्शन फेज होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के घरों में जब आप लोग अक्सर देखते हो कि एक सिरप होता है पाउडर वाला जिसके अंदर आप लोग पानी डाल देते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप कोलाइड बना एक कोलाइडर या सस्पेंशन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। वो क्या होता है कि आप लोग कहते हो कि उसमें जो सॉल्वेंट के तौर पर ऐड किया जाता है उसे कहा जाता है डिस्पर्शन मीडियम, जिसके अंदर आपके जो सोल्यूट है वो डिस्पर्स हुए होंगे। इसको ना ये बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी जो है ना कोलाइडल और सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। सॉल्यूशन में इसकी टर्मिनोलॉजी रिप्लेस करती है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के साथ। आप कहते हो सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह से डिस्पर्स फेज कम हो या ना हो, लेकिन ये डिस्पर्स फेज कम होता है और ये पूरे का पूरा उसके अंदर फैला हुआ होता है, डिस्पर्स किया हुआ होता है। जबकि डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो वाली चीज, या वो सॉल्वेंट कहते हैं, आप सोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी की तरह से इसको याद कर लें, तो वो सॉल्वेंट जिसके अंदर ये डिस्पर्स फेज जो है, ये थोड़ी क्वांटिटी में चीज है, वो इसके अंदर फैली हुई होती है, डिस्पर्स हुई होती है। ठीक है, तो द फेज दैट इज डिस्पर्स आर प्रेजेंट इन द कोलाइडल पार्टिकल shape is called as the disperse phase, and the medium that contain the disperse phase, वो मीडियम जिसके अंदर डिस्पर्स फेज को फेंका गया है, उसके अंदर डिस्पर्स किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है। तो आप लोग इसको इस तरह से, मैं तो आसानी के लिए यही करती हूँ, डिस्पर्शन मीडियम को सॉल्वेंट के तौर पर याद रख लेती हूँ, डिस्पर्स फेज को सोल्यूट के तौर पर याद रख लेती हूँ। ये देखें, एक क्वेश्चन जब आप लोगों ने सोल्यूशन में आपको पढ़ा रही थी ना, तो तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कोलाइड सोल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क बताऊंगी। ठीक है,
तो इसमें जरा गौर से देखिएगा, सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो होमोजेनियस मैंने आपसे कहा था एक ऐसी तमाम या ऐसी पूरी शय जिसके अंदर आप लोग कहते हो उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द आपने का मीडियम जितना भी है, आप कहीं से भी उसकी कंपोजिशन उठाओ तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपका सोल्यूट 4 ग्राम था, अगली कंपोजिशन जब आपने उठाई तो वहां पे वो 8 ग्राम हो गया। बट ऐसा नहीं होता, कहता है कि सोल्यूशन बनता ही तब है जब उसकी कंपोजिशन पूरे सिस्टम के अंदर इक्विलाइज हुई हो, सेम हुई हो, उसको होमोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं, और उसको कहते भी सोल्यूशन है। वही सोल्यूशन होता है जिसकी कंपोजिशन होमोजीनियस हो। बट इसके बरक्स कोलाइड्स और सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, दोनों में फर्क है। सस्पेंशन में और कोलाइडल में बहुत ज्यादा फर्क है दोनों हेट्रोजीनियस, बट दोनों में फर्क होता है। कहते हैं सस्पेंशन में पार्टिकल सस्पेंड हुए होते हैं और वो आम आंख से आप लोग नेकेड आई से उसको लोग देख सकते हो, ठीक है। इसकी पहचान ये है कि इसके पार्टिकल्स सस्पेंड हुए होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर से आप लोग इसको देख भी सकते हो। अगर आप लोगों को ये ना पता चल रहा हो कि टिंडल फैक्ट से नहीं पता चल रहा, किसी से नहीं पता चल रहा, बट सस्पेंशन में होता यही है कि पार्टिकल सस्पेंड हुए होते हैं, उनको देखा जा सकता है। कोलाइड्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। कोलाइड्स में मैंने एक चीज ना यहाँ पे गलत स्लीप की है, मैंने अचानक देखी है। चले मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इसको 100 न्यूटन मीटर लिखिएगा। मैं इसके बाद आपको बात करती हूँ। पार्टिकल साइज रेंज इज लेस देन द 1 नैनोमीटर, सॉरी पार्टी लिखते हुए गलती हो गई है, यहाँ पे 100 आना था। पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन है 1 नैनोमीटर। सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है, यानी सोल्यूट के साइज की बात कर रही है, कहता है सोल्यूट के पार्टिकल की साइज जो है वो हमेशा 1 नैनोमीटर से लेस हो जाता है जब उसको सोल्यूशन फॉर्मेशन कर दी जाती है। उससे पहले तो सोल्यूट बहुत बड़ा बड़ा आपको आम आंख से भी नजर आ रहा होता है, बट कहता है सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद जो पार्टिकल का साइज होता है, जो डिस्पर्शन हो चुकी होती है, वो 1 नैनोमीटर से लेस होती है। और जो सस्पेंशन होता है, कोलाइड्स की बात करते हैं। कोलाइड्स दूसरे नंबर पे होता है। कोलाइड्स की जो पार्टिकल की रेंज है वो 1 to 100 नैनोमीटर के दरमियान दरमियान होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाइड्स की एग्जांपल, वैसे तो बहुत ज्यादा एग्जांपल है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी को तो आप लोगों ने अब सुन ही लिया होगा, तकरीबन पाकिस्तान की हर लैब में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। तो क्वेश्चन ये किया जाता है कि कोलाइड्स जो आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हैं वो बता दें। तो नैनो पार्टिकल जो है ना, सबसे मशहूर 3 कोलाइड्स हैं। नैनो पार्टिकल का जो सोल्यूशन होता है ना, वो ना तो सोल्यूशन होता है, सॉरी सोल्यूशन उसे कहना नहीं चाहिए। नैनो पार्टिकल ने जो डिस्पर्शन की होती है, जो भी उसका बनाया होता है, कहता है वो ना तो सोल्यूशन होता है ना ही वो सस्पेंशन होता है। चूंकि आप लोगों को आम आंख से नजर तो आ रहे होते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहता है होता पता है क्या है, बहुत ज्यादा जो नैनो पार्टिकल हैं जब नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंड नहीं ना होते वो नीचे बैठ जाते हैं। कभी आप लोगों ने अगर नैनो पार्टिकल्स पे काम किया हो, मेरा ख्याल है किया होगा, सबको पता तो होगा क्या होता है नैनो पार्टिकल। तो बेसिकली जब उसकी फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस करवाई जाती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, सस्पेंड नहीं होते, वो सस्पेंशन नहीं होता, वो कोलाइड्स होते हैं। बहुत से बच्चे कह देते हैं कि वो नीचे से नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सस्पेंशन है, बट वो सस्पेंशन नहीं होते। उसकी रीजन है बहुत ज्यादा, जब कोलाइडल पार्टिकल जो आपके नैनो पार्टिकल हैं जब सिंथेसाइज हो जाते हैं और उसको वो क्रिस्टलाइज आउट हो रहे होते हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि वो बन रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा तादाद में जब जाकर नीचे बैठते हैं तो वो उनके इकट्ठे होने की वजह से आपको नजर आ रहे होते हैं। और समटाइम तो ऐसा होता है कि वो नजर भी नहीं आते, फिर आप लोग उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि हाई स्पीड पे उनको रिवॉल्व करवाया जाता है, इतनी तेजी से करवाया जाता है कि उसके अंदर जो जितने भी नैनो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो नीचे बैठते हैं वो सिर्फ उस वजह से नहीं आप उसको सस्पेंशन कह सकते कि आपको नेकेड आई से नजर आना शुरू हो गए, वो कुछ और चीज है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कभी भी नहीं कहना कि नैनो पार्टिकल जो बनाते हैं वो सस्पेंशन बनाते हैं। बहुत से बच्चे सस्पेंशन कह के आ जाते हैं उसे, लेकिन वो कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकल की रेंज अगर 1 नैनोमीटर से कम हो तो वो सोल्यूशन, अगर 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान हो तो कोलाइड्स, लेकिन अगर 100 नैनोमीटर से ग्रेटर हो तो वो सस्पेंशन है। यहाँ पे 100 आना है, ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद है सोल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। वजह क्या है, क्योंकि होमोजीनियस कंपोजिशन है, हर जगह इक्वलाइज हो चुका है, कहीं भी पार्टिकल जो है वो बैठा या सस्पेंड नहीं हुआ होगा, दैट्स वाई टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। बट सस्पेंशन और कोलाइड्स दोनों के दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि टिंडल कोलाइड्स जो है ना, कुछ इसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, कोलाइड्स के अंदर सस्पेंशन ये टिंडल इफेक्ट शो होता है, नहीं भी होता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना, कोलाइड्स जो है ना, उसका 100% रिजल्ट यही कहता है कि ये जो टिंडल इफेक्ट है ये कोलाइड्स शो करते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन
एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। सोल्यूशन फॉर्मेशन को अगर आप लोग पार्टिकल सोल्यूशन आपने बनाया और उसको फिल्टर करो, तो जो चीज सुपर सैचुरेशन या अनसैचुरेशन या सैचुरेशन के बाद नीचे बैठी होगी, सिर्फ वही चीज आपके फिल्टर पेपर के ऊपर से नहीं गुजर सकेगी। लेकिन अगर आप लोग कहो कि जो सोल्यूशन के अंदर आपने सोल्यूट डाला है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाए, तो वो बात गलत है। वो कभी भी उसके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्मेशन का मतलब है कि वो होमोजेनाइज हो चुका है। तो इसलिए कहता है फिल्टर पेपर के अंदर से उसके पार्टिकल्स गुजर जाते हैं, सोल्यूट के हो चाहे सॉल्वेंट के हो। सस्पेंशन के अंदर जो है पार्टिकल कैन बी सीन, ये बहुत बड़े होते हैं, सस्पेंड हुए होते हैं और इनको देखा भी जा सकता है। एंड कैन नॉट बी पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इनको फिल्टर आउट नहीं किया जा सकता। ये फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं और नीचे से आपका सॉल्वेंट जो भी चीज होती है वो क्या होती है, फिल्टर हो जाती है। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन एंड पास थ्रू द फिल्टर आउट पेपर, ये भी वही है, एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये कोलाइड्स ही ना कैन नॉट बी सीन एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर जो है ना, इसकी कंडीशंस होती हैं। आप अगर सिरप की बात करो तो कहता है सिरप तो बहुत ज्यादा क्या है, वो सस्पेंशन है, वैसे भी वो याद रखिएगा, घरों में जो सिरप इस्तेमाल होते हैं ना वो सस्पेंशन है। कहता है कोलाइड्स में ना समटाइम क्या होता है, जो डिस्पर्शन फेज है ना, जो मैंने आपको अभी भी पीछे पढ़ाया ना, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, वो कोलाइड्स का सिस्टम है, ठीक है। कहता है उसमें समटाइम क्या होता है कि सॉलिड के जो डिस्पर्शन मीडियम है वो इतने बड़े होते हैं कि उसका सॉल्वेंट भी नहीं उसके अंदर से गुजर पाता, लाइक जाली, ठीक है। तो जाली के अंदर से आप लोग बहुत मुश्किल से सॉल्वेंट जो थोड़ा बहुत निकाल लेते हो, डिस्पर्शन मीडियम बेसिकली, तो निकाल पाते हो, बट मुश्किल होता है। तो कहता है ये वाली जो यहाँ पे जो बात की जाती है ना कि डिस्पर्स कोलाइड जो है वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर जाते हैं, तो कहता है अगर तो वो नैनो पार्टिकल की बात करें या इस तरह की बात करें तो वो भी तो ऊपर रह जाते हैं ना कोलाइड्स के, नैनो पार्टिकल को जब आप फिल्टर करते हो। तो इसलिए ही उसकी फिल्ट्रेशन भी मुश्किल होती है, इसलिए उसको सेंट्रिफ्यूगेशन की जाती है। जो नैनो पार्टिकल बहुत ज्यादा, आप अगर उसको देखा जाए ना, उसको जब ग्राइंड किया जाता है ना, तो वो नैनो पार्टिकल जो है ना फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं रहते, वो फिल्टर पेपर के अंदर से भी पास कर जाते हैं। तो कुछ कंडीशन में पास कर भी जाते हैं और कुछ कंडीशन में नहीं भी करते, तो ये कोलाइड्स की डिपेंड करता है कि उसके अंदर डिस्पर्स फेज कौन सा है। डिस्पर्स फेज मतलब सोल्यूट कौन सा है जिसको आपने फिल्टर करना है। तो कहता है कि यहाँ पे जो जो कहा जाता है ना कि इट कैन बी पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एग्जेम्पशन आ जाती है। वो कहता है कि यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, गुजर भी सकते हैं, नहीं भी गुजर सकते, ठीक है। आगे है सोल, जेल एंड इमल्जन। आपकी जो मैंने पीछे वो पढ़ाया है ना आपको कोलाइड्स, ये तीनों कोलाइड्स की टाइप्स हैं। पहले आपने सोल्यूशन फॉर्मेशन वाला सारे का सारा अलग से एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। फिर आप लोगों ने वो जो सस्पेंशन है वो बेसिकली आप उसका कुछ सेपरेट चैप्टर से तो नहीं पढ़ेंगे, बट उसकी कुछ खसूसियात आपने यहाँ पढ़ ली, कुछ आपने सोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ ली है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अब हम लोगों ने करनी है कोलाइड्स की बात, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो सर्फेक्टेंट्स है या कोई भी चीज है, सर्फेक्टेंट्स की बात की, सरफेस टेंशन, तो वो सारे के सारे कोलाइड्स है। जी कुछ पूछना है? मैंने पूछा था जेली वाला जो आपने बताया वो सस्पेंशन में काउंट होता है कि उसमें वो कोलाइड है। दूसरे ये में? कोलाइड की एग्जांपल अभी करते हैं। यहाँ कोलाइड और डिस्पर्शन मीडियम आपने सॉल्वेंट बताया था ना? हाँ जी, डिस्पर्शन मीडियम जो लाइक सॉल्वेंट, ठीक है, आप उसको सोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी में इस तरह से याद रखते हो कि वो सॉल्वेंट होता है, जो डिस्पर्स फेज होता है ना वो सोल्यूट होता है। लेकिन आप ये सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए है, ठीक है, आपने इसको कह नहीं देना कि ये यही होता है। जी मैम ठीक जी। है। तो यहाँ पे हम कोलाइड्स की तीन टाइप पढ़ने लगे हैं, एक है सोल, जेल एंड इमल्जन। ये तीनों के तीनों कोलाइड्स की टाइप हैं। अब आपको सारी वो जो है जो जेली की अभी अभी बात की है ना, वो अभी हम कर लेते हैं। यहाँ देखें, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को जरा जहन में रखिएगा। कहता है सोल एक ऐसी चीज है, इसमें क्या होता है, द कोलाइडल सिस्टम कंटेन द सॉलिड डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज कौन सा है, सॉलिड है। और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो है लिक्विड। इससे उलट करें, अगर डिस्पर्स फेज मेरा लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो तो वो जेल है। सोल क्या था, डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड हो। सोल से याद रखें इसको, इसका डिस्पर्स फेज यानी जो सोल्यूट है वो सॉलिड होगा और जो चीज सॉल्वेंट के तौर पर होगी वो लिक्विड होगी। डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लिक्विड होता है। बट जेल में क्या होता है, जेल में डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके जो तीसरी टाइप है वो है इमल्जन। इसमें दोनों चीजें लिक्विड होंगी, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू सॉलिड एंड लिक्विड इनटू लिक्विड, ठीक है।
जब आपको कोई क्वेश्चन आता है ना, ये मैंने शायद सोल्यूशन वाले चैप्टर में भी बताया था, मिस्ट और फॉग और इस तरह की, ठीक है। तो आप ना, उसमें ये नहीं कहा जाता, उसमें जब आप लोग कहते हो ना, मैं आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह देती हूँ कि आप मुझे एक मिसाल बता दो सॉलिड इनटू लिक्विड की, ठीक है। एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉलिड इनटू लिक्विड है, तो आप लोग ये बात याद रखें, जब मैं कहती हूँ ना सॉलिड इनटू लिक्विड, तो जो पहला वर्ड बोलती हूँ वो सोल्यूट को रेफर करता है, और जो मैं सेकंड वर्ड बोलती हूँ ना वो सॉल्वेंट को रेफर करता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं यही कहूँ कि सॉलिड इनटू लिक्विड है, तो इसका मतलब है कि डिस्पर्स फेज सॉलिड है, ठीक है, इसको सोल्यूट कह रहे थे ना, और डिस्पर्शन मीडियम वो लिक्विड है। क्लियर? इससे पीछे तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं था जी ना, मैम। तो इससे पीछे मैंने करवाए हैं। मैं इससे आगे जाऊँ ना, ठीक जा रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रही है ना? जी मैम। अच्छा ठीक है, आप मुझे रोक दीजिएगा यहाँ पे, आपको समझ नहीं आएगी। तो सोल कहता है द कोलाइडल सिस्टम कंटेन द सॉलिड डिस्पर्स फेज इन द लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम, और अगर लिक्विड डिस्पर्स फेज हो और सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम हो तो वो जेल होती है। बट अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड हो, अब ये मत पूछ लीजिएगा सॉलिड इंटू सॉलिड, तो वो वाला काम नहीं होता। लिक्विड इंटू लिक्विड, क्योंकि सॉलिड और सॉलिड को जब हम लाएंगे ना तो वो एलॉयज बनते हैं। वो एक इलॉयडल सिस्टम है, लेकिन वो एलॉयज फॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए, इमल्जन का है लिक्विड इंटू लिक्विड ही है। सेकंड है, इट डू नॉट हैव द डेफिनेट स्ट्रक्चर, सोल का कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। लाइक इसकी एग्जांपल है ब्लड, इसकी एग्जांपल है जेली, इसकी एग्जांपल मैंने क्लाउडिया पेरेस, चले मैं इसके आपको फिर भी बता देती हूँ। इमल्जन की आप लिक्विड इंटू लिक्विड करें ना, तो ये जो है ऑयल इंटू वाटर है ना, ये भी इमल्जन की ही एग्जांपल है बेसिकली। तो यहाँ पे मिल्क किस चीज की होगी मैम? क्या चीज? मिल्क मिल्क इमल्जन होगा ना? हाँ इमल्जन, जी। बिल्कुल इमल्जन होगा, क्योंकि उसमें आप लोग देखो ना, अगर तो आप सिर्फ उसके वो क्या क्या कहते हैं, बटर, बटर की बात करोगे तो वो तो वो चीज है, वो तो सॉलिड इंटू लिक्विड है, सॉरी लिक्विड इंटू सॉलिड है, क्योंकि वो सॉलिड बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड सॉल्वेंट के तौर पर होता है। फैट्स और उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मिल्क की बात करेंगे तो उसमें पानी और दूध और सारी वो लैक्टोजन वगैरह मौजूद होते हैं, वो लिक्विड इंटू लिक्विड, वो इमल्जन की ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे है, इट डू नॉट हैव द डेफिनेट स्ट्रक्चर, ये वाली मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। सोल की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, इसकी जेल की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। और इमल्जन की बात करें तो वो कहता है कि ये इंटरफेस, इसकी मैंने ना एक डेफिनेशन आपको हाँ बतानी थी। वो ये था कि वो कहता था कि सोल, जेल और इमल्जन तीनों के अंदर क्या होती है, इंटरफेस होती है। इंटरफेस आपको बताया ना क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट फेज भी हों चाहे सिमिलर फेज भी हों, अगर दो डिफरेंट चीजें हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है, जहां पे वो बॉन्डिंग बना रही होंगी, वहां पे जो बाउंड्री होगी उसकी जो टेंशन होगी उसे इंटरफेस कहा जाता है, इंटरफेस टेंशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड इंटू लिक्विड मैंने कह दिया ना, आप ऑयल डाल दो पानी के अंदर तो ऑयल की जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होंगे और आपके वाटर के ऊपर जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे, इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी, एक इंटरफेस क्रिएट हो जाएगी। तो इंटरफेस की जो टेंशन होगी, टेंशन से मुराद जो उनके ऊपर पुलिंग फोर्सेस लग रही होंगी, तो वो जो होती है वो इंटरफेस टेंशन होती है। ये तीनों में सोल, जेल, इमल्जन, तीनों के अंदर इंटरफेस बनेगी ही बनेगी, क्योंकि तीनों के अंदर डिस्पर्शन फेज भी है और डिस्पर्शन मीडियम भी है। देखिए इंटरफेस पता क्या होता है, इंटरफेस है कि जिसमें आप लोग कह सकते हो कि जिसमें दो डिफरेंट फेज, या दो, आप इसको आसानी से, जिसमें दो डिफरेंट चीजें आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, इंटरेक्शन में आ जाए, चाहे वो उसके अंदर डिजोल्व हो रही है या नहीं हो रही। सॉलिड इंटू लिक्विड हो जाए, लिक्विड इंटू गैस हो जाए, या लिक्विड इंटू लिक्विड हो जाए, सॉलिड इंटू सॉलिड हो जाए, यहाँ जहाँ पे दो डिफरेंट कंपोजिशन की चीजें आपस में एक दूसरे के सामने आ जाती है, वहां पे एक इंटरफेस क्रिएट हो जाती है। लाइक अगर मैं ऑयल को पानी के ऊपर गिराऊंगी ना, तो ऑयल की सरफेस के जो पार्टिकल हैं, ऑयल का जो ड्रॉप होगा, और जो लिक्विड यानी वाटर, वाटर की जो सरफेस वाले जहां जहां पे वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, सिर्फ जहां पे दोनों इंटरेक्शन करते हैं ना, या दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबल आते हैं, कहता है वहां पे एक बाउंड्री क्रिएट होती है बिटवीन टू डिफरेंट फेज और टू डिफरेंट पार्टिकल्स, वो कहलाती है आपकी इंटरफेस। ठीक है। मैम ये फिर जेली और इन चीजों में कैसे क्रिएट होगी, ब्लड में या इस तरह से? अच्छा, ये है जेली है ना फॉर एग्जांपल, ये इसमें क्या होता है, लिक्विड डिस्पर्स फेज है ना, और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड है। लाइक आपका जेली के अंदर जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड जो आपका सोल्यूट होता है, अगर जेली घर में जो बनाई जाती है उसको ही देख लें, तो कहता है लिक्विड जो है ना, वो बेसिकली आपका सोल्यूट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर
सोल्यूट का स्ट्रक्चर पूरा आप समझ लें कि एक बॉक्सेस बना हुआ है जिसके अंदर सोल्यूट के स्ट्रक्चर, जो सोल्यूट के एटम्स हैं वो लगे हुए हैं। हर 2 या 4 एटम के दरमियान लिक्विड जो है ना डिस्पर्शन मीडियम के तौर, डिस्पर्शन फेज के तौर पर मौजूद होता है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो जब इस लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम के लिक्विड जो है डिस्पर्स फेज के आपके लिक्विड के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो कहते हैं उन दोनों के दरमियान भी एक इंटरफेस बन जाती है। ठीक है, बनी हुई होती है, लेकिन आपको चूंकि वो आपको नजर नहीं ना आ सकती इंटरफेस। सिर्फ ऑयल और वाटर वाले की तो आसान थी, जो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। और अगर ब्लड की भी बात करें तो इसके अंदर सीरम होता है। ब्लड के अंदर ब्लड सीरम जिसे कहा जाता है, तो इसके अंदर डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल्स है, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो आप देखें कि वो सारी की सारी चीजें भी तो एक सॉलिड है ना। वो जब लिक्विड के साथ इंटरेक्शन में आएंगी तो उनकी जो सरफेस एटम्स हैं उनके दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है जिसको आप इंटरफेस कहते हो। ठीक है, इंटरफेस बेसिकली बाउंड्री है बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है। जी मैम ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सोल्स की कुछ एग्जांपल टाइप्स लिखी है। एक है हाइड्रोसोल और एरोसोल्स। एरोसोल ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो स्प्रे वगैरह है, अब मैं पढ़ाती हूँ फिर मैं पूछती हूँ वो क्वेश्चन। पहला है हाइड्रोसोल, द कोलाइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर। इसमें डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा। ऊपर हाइड्रोसोल है तो इसका मतलब है डिस्पर्शन मीडियम जो है वाटर ही होगा वो। डिस्पर्स फेज वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। ठीक है, डिस्पर्स फेज कैन बी एनीथिंग, और गैस भी हो सकती है। लेकिन उसका डिस्पर्शन मीडियम हमेशा लिक्विड होना चाहिए। वाटर होगा तो उसको एक्वा हाइड्रोसोल कहा जाता है। ठीक है, लिक्विड लिखना चाहिए था मुझे, डिस्पर्शन मीडियम मस्ट बी लिक्विड, तो उसको हाइड्रोसोल भी कहते हैं। लेकिन वाटर की जब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसको हाइड्रेशन भी कहते हैं ना, पानी की एडिशन को, इसलिए उसके लिए हाइड्रोसोल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपने लिक्विड के लिए कोई भी इस्तेमाल करोगे आप बेशक उसको सोल को यही कह सकते हो, हाइड्रोसोल को, कि ये वाली चीज है। स्टार्च सोल का मतलब ये है कि स्टार्च का जो आपका सोल्यूट होता है स्टार्च, उसको उसने डिस्पर्स किया हुआ है किसके अंदर, वाटर के अंदर। स्टार्च का तो आपको पता होगा ना, ये जो जितने भी ओट फाइबर्स वगैरह लाइक इसबगोल ही है, वही एक स्टार्च की भी वो भी टाइप है। आप उसको क्या करो पानी के अंदर तो वो हो जाएगा, नहीं होता, हाइड्रोसोल बन जाती है उसकी। एक सोल बन जाती है, एक जिसमें एक डिस्पर्स फेज होता है, यानी कि आपकी वो सल्यूट, जिसे आप सल्यूट कहते हो, डिस्पर्शन मीडियम होता है। ठीक है, और दूसरी चीज है आपकी एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होती है, द कोलाइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्शन मीडियम इज द एयर। इसमें गैस बहुत ज्यादा होगी, एयर लाइक एयर या गैस बहुत ज्यादा होगी, और आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। इसमें डिस्पर्शन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट लिक्विड था, इसमें डिस्पर्शन मीडियम जो है वो आपकी एयर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैंने कहा ना कि ये सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है। अगर मैं हवा के अंदर पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल लाइक डस्ट की बात कर लेती हूँ, स्मोक एंड डस्ट, वो क्या होगा, स्मोक और डस्ट कहता है कि ये हवा के अंदर, स्मोक तो नहीं, डस्ट जो है वो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड डिस्पर्स फेज है, जो कि आपकी एयर के अंदर डिस्पर्शन मीडियम, आपकी एयर है ना उसके अंदर क्या हुए हैं, डिस्पर्स हुए हैं। तो आप लोग डस्ट को आप क्या कह सकते हो कि ये चूंकि हाइड्रोजनियस मिक्सचर है ना, डस्ट कभी भी हवा के साथ मिक्स नहीं हो सकती, टोटली होमोजेनियस नहीं बना सकती। तो कहते हैं कि ये क्या होगा, सॉलिड चीज जो है वो आपकी एयर के अंदर मौजूद है, इसको एरोसल्स कहा जाता है। मोस्टली एरोसल्स आपने लिक्विड फॉर्म में देखे होंगे। एरोसल्स की एग्जांपल पेंट स्प्रेज की फॉर्म में आपको नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन था वो, कि ये जो स्प्रेइंग एजेंट्स होते हैं या स्प्रे बॉटल्स होती हैं, ये किस चीज की एग्जांपल है, ये है एरोसल्स की। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लिक्विड चीज उसके अंदर गैस भरी हुई होती है, जो आपकी स्प्रे बॉटल्स हैं या पेंट है, तो वो पेंट के अंदर आप क्या कहते हो कि वो लिक्विड का एक कोलाइड्स बनाया हुआ होता है जो कि हवा के अंदर क्या आता है, डिस्पर्स कर देता है। उसके अंदर गैस भी होती है प्लस वो लिक्विड भी होता है। जो गैस, मैम स्प्रेज दो होते हैं ना, एक तो पेंट वाले होते हैं जो किसी चीज को मतलब वो भी स्प्रे की फॉर्म में मिलते हैं, और दूसरा वैसे भी स्प्रे होते हैं जैसे हाँ, रूम के लिए या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह वाले या इस तरह से। अब तो दोनों में तो देखो ना, यहाँ पे कौन सा दोनों दोनों इसी ही में आएंगे? देखो ना, दोनों में क्या है आपकी, उसमें ना गैस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फिल की जाती है। वो गैस क्या करती है, वो बेसिकली पुश कर रही होती है मॉलिक्यूल्स को। जब आप उसके ऊपर वाले कंटेनर के ऊपर वाले जो बटन है उसको प्रेस करते हो, आप बेसिकली बाहर से भी जो थोड़ी बहुत एयर है उसको प्रेस कर रहे होते हो जो उसके अंदर जा रही होती है। जब उसके प्रेस किया जाता है वो कहता है वो नीचे वाले लिक्विड के वॉल्यूम, जो लिक्विड की जो चीज है उसको प्रेस करता है, और वो जो
लिक्विड है वो मिस्ट की फॉर्म में बहुत ही बारीक, क्या कहते हैं कि उसकी एक बिल्कुल बारीक सी एक निकलती है वहां से लिक्विड की किरणें, लेकिन वो होता तो लिक्विड है ना, वो सॉलिड, वो गैस तो नहीं होता, उसके साथ गैस भी निकलती है और साथ लिक्विड भी निकलता है। लिक्विड तो उसको मजबूर करता है कि बाहर निकलो, ठीक है, उसको प्रेशराइज करा के बाहर निकाला जाता है। और साथ आपकी वो जो लिक्विड है जिसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि वो स्प्रेइंग एजेंट है, वो जो क्या परफ्यूम्स वगैरह भी हो सकती हैं, पेंट कलर भी हो सकते हैं, वो जो भी है लिक्विड होता है जो, वो इस गैस के साथ मिलकर एक बारीक सी कहता है कि ड्रॉपलेट्स बनाता है जिसको एरोसल्स कहा जाता है। ठीक है, आप पूछे। और डस्ट का आपने क्या बताया, एरोसोल नहीं है? हाँ वो एरोसल है, लेकिन उसमें देखें एरोसल, मैं एरोसल की ही दो टाइप बता रही हूँ। एरोसल के अंदर डिस्पर्स फेस अगर सॉलिड है तो वो डस्ट है, अगर वो लिक्विड है तो उसकी एग्जांपल है ये स्प्रेइंग बॉटल्स या स्प्रे वाली कोई भी बॉटल, पेंट बॉटल है, स्प्रे बॉटल है, कोई भी है। अगर डिस्पर्स फेस, अब एरोसल हो गया, आपको ये पक्का पता है कि आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है वो एयर है, तो डिस्पर्स फेस कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड की अगर कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप डस्ट की एग्जांपल दोगे कि डस्ट ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि एरोसल में लिक्विड अगर हो, लिक्विड की कोई एग्जांपल दे डिस्पर्स फेस, तो आप लोग उसकी एग्जांपल क्या दोगे, स्प्रेइंग एजेंट दे सकते हो, स्प्रे बॉटल्स दे सकते हो, पेंट बॉटल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये मैं कहना चाह रही हूँ। स्मोक वाला लिक्विड उसमें आएगा या सॉलिड? सॉलिड वाले में आएगा ना? सॉलिड वाले में आएगा। ये बच्ची ने पूछा है, हाँ जी सॉलिड वाले में आएगा वो ना। अरफा ने कहा है कि फॉग भी एरोसल होगी। फॉग बेसिकली क्या है, कहता है कि फॉग ना गैस, इसको फॉग को आप कहो लिक्विड इन गैस, ठीक है, ये आप पढ़ते तो इसको सोल्यूशन में ही हो, आपने पीछे जेली भी और वो सारी चीजें पढ़ते सोल्यूशन में, बट वो सोल्यूशन नहीं होते, वो कोलाइड्स होते हैं। तो फॉग बेसिकली आप लोगों की एरोसल ही है, जिसको आप कहते हो कि वो लिक्विड इन गैस है। गैस तो आ गई ना आपके पास, तो आपको ये पक्का पता चल गया कि ये एरोसल की बात कर रहे हैं। तो दूसरी चीज आप कहोगे कि लिक्विड, और लिक्विड की फॉर्म में है, जो फोग है बेसिकली वो पानी के ही ड्रॉप्स होते हैं, तो कहता है कि वो लिक्विड इन गैस है, तो आप उसे एरोसल ही कहोगे। ठीक है। और मैम जो पेंट होता है उसको किस में काउंट करेंगे? पेंट, पेंट भी हाँ एरोसल में काउंट करेंगे। अच्छा नहीं, पेंट वो आपके जो पेंट हैं वो क्या कहते हैं कि वो सोल्यूशन फॉर्मेशन तो नहीं कराते, लेकिन उसकी सस्पेंशन बनती है, उसके पार्टिकल की रेंज जो है ना वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होती है, तो वो पेंट जो है वो सस्पेंशन में काउंट किए जाते हैं। अगर पेंट जो है ना, मैम ये इसमें, ऑयल पेंट्स और दूसरे पेंट की बात करें ना आप, जिनको आप लोग कहते हो, एक हाँ तो जी, चूना वॉल होता वाले है, जो होते हैं। एक तो चूना होता है, वो जो है वो सस्पेंशन में आएगा, लेकिन आपका जो पेंट है वो कोलाइड्स में आएंगे, और वो सॉलिड इंटू लिक्विड है, तो सॉलिड कोलाइड्स में फिर उसमें आ जाते हैं, सोल कैसे, में आते हैं, जेल में आते हैं, मलजन सोल में में, आते हैं, सोल में इसको आएंगे ना, क्या? ये देखें, आपने कहा था सॉलिड डिस्पर्शन, डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड हो तो वो किस में आएगा, सोल में, तो वो सोल है। आप जिनकी पेंट्स की बात कर रहे हैं ना वो सोल है। उसमें क्या होता है, उसमें कलर डाले गए होते हैं, वो आपके डिफरेंट कलर्स डाले गए होते हैं, इसके अलावा एक नाम मेरे जहन से निकल गया, वो व्हीकल्स के तौर पर वो ऐड करते हैं, वो भी चीजें डाली गई, तो वो सारी की सारी सॉलिड होती है। सॉलिड इंटू लिक्विड है तो वो हमेशा सोल होगा। अगर तो वो लिक्विड होते और उनको सॉलिड के अंदर मिक्स किया होता तो फिर आप लोग कहते हैं कि वो जेल होती। ठीक है क्लाइड्स, और क्लाइड की कौन सी ठीक है, टाइप है, सोल है। क्लाउड्स, क्लाउड्स जो है ठीक ना, है। आप कह सकते हो कि लिक्विड वेपर्स हैं, और वो भी गैस के अंदर बन रहे हैं, बट उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस भी होती हैं, तो वो भी बेसिकली एरोसोल्स की ही एग्जांपल है क्लाउड्स। अगर, अब ये भी डिपेंड करता है ना, क्लाउड्स के अंदर अगर गैस कंपोजिशन ज्यादा हो तो फिर वो डिस्पर्शन मीडियम के तौर पर काम करेगी, बट अगर उसके अंदर लिक्विड कंपोजिशन ज्यादा हो जाए तो वो कहता है कि वो हाइड्रोसोल भी बन सकता है। ठीक है, बट सोल के लिए क्या कहता है कि डिस्पर्शन, डिस्पर्स फेज का भी तो होना जरूरी है ना, कुछ भी हो सकता है वो। और मैम जो आपने हाइड्रोसोल और एक्रोसोल का डिफरेंस बताया, वो वो बता दें। हाइड्रोसोल जो बेसिकली मैंने ये इसलिए कहा था उसको, पेंट एंड वार्निश में क्या ठीक है, बता देंगे, ये भी कर लेंगे। जो है ना, आप क्या पूछ रहे थे मुझसे,
हाँ जी, आपने पूछा कि हाइड्रो हाइड्रो और और एक्वा वाले में बताया था मैंने। वो हाइड्रो जो सोल है ना, बेसिकली हाइड्रोसोल को ना लिक्विड सोल भी कहा जाता है, मतलब कि किसी भी लिक्विड मीडियम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन हाइड्रो को नाम जो बेसिकली दिया गया है ना, वो वाटर की वजह से दिया गया है, इसलिए उसके साथ उसकी डेफिनेशन में ना प्रॉपर वाटर का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। बट वो बाद में एक क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि हाइड्रोसोल के लिए ना कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने वाटर करना जरूरी है तो उसके पीछे आप लगा दो एक्वा हाइड्रोसोल, तो फिर आप लोग उसको वाटर के लिए स्पेसिफिक कर देते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ हाइड्रोसोल की बात करते हो तो कहता है कि उसको आप, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लिक्विड मटेरियल हो सकते हैं, तो सिर्फ वाटर होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाइड्रोसोल को नाम वाटर की वजह से ही दिया गया था। ठीक है। ठीक है मैम। ये जिन्होंने मुझे पूछा ना पेंट और वार्निश में क्या फर्क है, ये आप अपनी इनऑर्गेनिक वाली मैम से पूछिएगा। मुझे खुद भी नहीं पता कि पेंट और वार्निश में क्या फर्क है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जितने भी पेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर व्हीकल्स की कुछ क्वांटिटी जो है ना, व्हीकल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये इसको कोलाइड्स के सिस्टम को, वो बेसिकली कम यूज होते हैं उसके अंदर। हाँ, वाटर ही होता है, मैं यही कह रही हूँ। इनको नाम जो है ना, वो हाइड्रोसोल्स को नाम वाटर की बेस पर ही दिया गया है। ठीक है। अब ये है आपका डिफरेंस बिटवीन द सर्फेक्टेंट्स एंड इमल्सिफायर्स। इमल्जन किसे कहा था हम लोगों ने, लिक्विड इनटू लिक्विड। और सरफेक्टेंट और इमल्सिफायर का भी डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। दोनों का काम एक जैसा है, देखें दोनों ने इंटरैक्ट, जो इंटरफेस है ना दोनों का, इन दोनों ने सरफेस टेंशन ही कम करनी है। इमल्जन क्या थी, लिक्विड इनटू लिक्विड। कहता है जब लिक्विड इन कांटेक्ट आता है दूसरे लिक्विड के, तो उन दोनों की सरफेस के दरमियान एक जो इंटरफेस बन जाती है, वहां पे एक सरफेस टेंशन डेवलप हो जाती है। उस सरफेस टेंशन को अगर रिड्यूस करना हो तो आप लोग इमल्सिफायर यूज करोगे। अगर आपने सरफेस के ऊपर मौजूद मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना हो तो आप लोग सरफेक्टेंट यूज करोगे। इमल्सिफायर की ना आप मिल्क वगैरह की एग्जांपल छोड़ के ना, आसान वाली एग्जांपल जो याद रखने के लिए इमल्सिफायर की, वो आप लोग कर लें। इसके बहुत से सिस्टम होते हैं, ऑयल इंटू वाटर, वाटर इंटू ऑयल, वाटर ऑयल, और ऑयल तीन तीन तरह के भी होते हैं। तो अगर मैं पानी के ऊपर कुछ ड्रॉप इसके ऑयल के गिरा दूं, तो कहता है कि एक सरफेस, जो हर ड्रॉप है वो वाटर की सरफेस के साथ कुछ ना कुछ एक इंटरफेस बना लेंगे, हर एक ड्रॉप। ठीक है। तो वो जो इंटरफेस बना लेंगे, उस इंटरफेस को कम करने के लिए, लाइक मैं क्या करती हूँ कि मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो क्या करे कि इसकी इंटरफेस को या इसकी टेंशन को खत्म करके मेरे दोनों लिक्विड को मिजिबल करवाने में थोड़ी मेरी मदद करते। तो इमल्सिफायर वो एजेंट है जो क्या करते हैं कि बेसिकली वो उनकी इंटरफेस टेंशन को कम करते हैं। जो दो लिक्विड आपने मिलाए हुए हैं डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज के तौर पर, उन दोनों की इंटरेक्शन, इंटरफेस टेंशन, उसको कम करने में मदद करते हैं। बट सरफेक्टेंट का तो आपको मैंने पीछे क्लियर कर दिया कि सरफेक्टेंट क्या है। वो होते हैं कि इसको कम कर देते हैं आपकी सरफेस टेंशन को, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनकी साथ फोर्सेस डेवलप करके, उनकी जो पुलिंग फोर्सेस हैं इनवर्ट की, उसको कैंसल आउट करने में और उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। इट हेल्प टू स्टेबलाइज द कोलाइड्स एंड इंक्रीज द काइनेटिक स्टेबिलिटी। वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो सरफेस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दे आर नोन एज अ सरफेस एक्टिव एजेंट। और इसके बरक्स अगर मल्सीफायर को पढ़ा जाए तो वो कहता है मल्सीफायर इज द सर्फेक्टेंट ही है जो स्टेबलाइज करता है किसको, इमल्जन में। अगर इमल्जन में आप सर्फेक्टेंट यूज करो तो बेसिकली आप लोग एजेंट्स का नाम ही चेंज कर देते हो इमल्सीफायर। वजह क्या है, सर्फेक्टेंट बेसिकली कहता है ये किसी एक लिक्विड में भी हो सकते हैं सिंपल, इसमें डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम का होना जरूरी नहीं है। इसमें ये सिर्फ सॉलिड के लिए भी, कुछ किसी के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन इमल्सीफायर में क्या होता है कि ये हमेशा हमेशा क्या होंगे, जब दो आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों को मिला के कोलाइड बनाया हो जो कि दोनों लिक्विड हो, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन और इंटरफेस टेंशन है उसको कम करने के लिए इमल्सीफायर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है एमल्सिफायर वर्क बाय फॉर्मिंग द फिजिकल बैरियर दैट कीप द ड्रॉपलेट फ्रॉम कोलैप्सिंग। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जब आपके वाटर जो दोनों, एक वाटर और एक ऑयल, मैं इसी की एग्जांपल लेके चलती हूँ तो आपको समझ रहेगी। कहता है कि जब इनको साथ क्या करता है, इनके दरमियान बैरियर बनाने की कोशिश करता है ताकि इनके दरमियान जो इंटरफेस है उनकी फोर्सेस, मैं आपको ना एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, लाइक उससे फिर आपको समझ आ जाएगा। मे बी डाला हो कि नहीं डाला, नहीं डाला, पीछे भी शायद है या नहीं है। ये देखें, ये आपके सरफेक्टेंट है ना, फॉर एग्जांपल कहता है ये इसकी सरफेस के साथ जो है इंटरेक्शन डिपेंड करता है। एक होता है हेड इनका और एक होती है इनकी टेल।
तो हेड्रोटेल की एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। ये सरफेक्टेंट की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि आपने सरफेक्टेंट कौन सा लिया है। कहता है कि ये क्या करता है, इसकी एक साइड हाइड्रोफोबिक रखी जाती है और एक साइड हाइड्रोफिलिक रखी जाती है। जो हाइड्रोफोबिक होगी वो जाहिर सी बात है वो वाटर से अपवर्ड हो जाएगी। लाइक अगर ये मेरा वाटर होता तो ये इसके हेड जितने भी तो वो हाइड्रोफोबिक होते, क्योंकि वो वाटर की सरफेस से अवे चले गए हैं। और हाइड्रोफिलिक चीज जो है वो वाटर की सरफेस के साथ इंटरेक्शन कर देगी। इसी तरह से सरफेक्टेंट और जो मल्सीफायर है वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरह से एक्ट करते हैं। उनके जब इमल्सिफायर डाला जाता है तो वो कहता है उनमें से अगर मैं सिर्फ वाटर और ऑयल की ही बात करूं तो जो हाइड्रोफोबिक होगा उसका हेड वो आपके ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर लेगा और उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, और जो आपकी हाइड्रोफिलिक साइड होगी यानी कि टेल वो आपके वाटर के साथ। अब दोनों ने एक ही आपका जो इमल्सिफायर एजेंट था उसने आपके ऑयल के ड्रॉपलेट को भी और वाटर के ड्रॉपलेट को दोनों को एक बाउंड्री के जरिए जोड़ दिया। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ऊपर वाले की जानब भी और नीचे वाले की जानब भी, वो कहता है दोनों को वो क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब बॉन्डिंग इन दोनों ने आपस में बनाई है। इन सरफेक्टेंट ने या इमल्सिफायर ने जो आपने डाला है उसने बॉन्डिंग बनाकर उनकी फोर्सेस को बैलेंस आउट किया है। अदरवाइज आपका ऑयल जो था वो उसके साथ मिक्स नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो आपको ऊपर अलग से लेयर बनाना शुरू कर दिया था। तो इमल्सिफायर बेसिकली उनको मिक्सिंग कैपेसिटी देता है, उसको किसी ना किसी तरह से जोड़ लेता है। दरम्यान में आपको इमल्सिफायर तो नहीं नजर आएंगे, आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा कि वाटर और ऑयल जो है ना आपस में मिक्सअप हो चुके हैं। लेकिन मिक्सअप नहीं हुए होते, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एक बॉन्डिंग के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो अपनी तरफ से हाइड्रोफोबिक पार्ट से जुड़ा होता है जो आपका ऑयल है, और वो दूसरा जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट की तरफ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो मैम इसकी एग्जांपल आएगी क्या, मतलब इसमें क्या चीज होगी एज इसमें ना, इमल्सिफायर एक्ट इसमें करेगी? आप इमल्सिफायर बेसिकली आप लोग इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करके ना आप इमल्जन बनाने की कोशिश करते हो, जिसमें ऐसे तमाम लिक्विड जो आपस में इमिजिबल या पार्शियली मिजिबल हो उनको मिक्स करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। लाइक आप जिस तरह, वो एक बच्चे ने मुझसे पेंट की एग्जांपल पूछी है ना, तो वो ऑयल ड्रॉप, अगर मैं ऑयल पेंट्स की बात करूं या ऑयल पेंटिंग का आपने नाम सुना हो तो मोस्टली आपको पता है कि जितने भी आपके कलर्स हैं वो बेसिकली पानी के अंदर डिजोल्व करके ही कलर बनाए जाते हैं। तो ऑयल पेंट कलर या ऑयल पेंटिंग इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनको ऑयल को थोड़ा बहुत जो उसके अंदर मिक्स करना होता है उसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट डाला जाता है, सो दैट कि वो जो ऑयल है उसकी स्टिकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कलर की स्टिक कर जाए वो आपके फाइबर के साथ या किसी भी चीज के साथ, उसकी स्टिकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर ऑयल डालते हो। अब ऑयल डाला है तो ऑयल जो है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाता, तो उसके लिए इमल्सिफायर डाले जाते हैं ताकि वो उसको मिक्स करने में उसकी हेल्प आउट करे। क्लियर? जी मैम ठीक है। ओके जी। ये है टर्मिनोलॉजी, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोस्मोसिस, दोनों में फर्क है। फोरेसिस और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये वाटर, बेसिकली वाटर की कहा था ना मैंने कि ये हमेशा, आपको मेरी आवाज आ रही? नहीं, आवाज अब मेरी कट गई थी आवाज। जी मैम आ रही है। अब आ गई है, ठीक है। जो ऑस्मोसिस मैंने पढ़ाया था कि वाटर की मूवमेंट मूवमेंट है बेसिकली हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की मूवमेंट, बेसिकली इसे कहा जाता है, कहता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आपका पूरे का पूरा कोलाइडर सिस्टम, पूरा कोलाइडर पार्टिकल जो है वो क्या होता है, वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन जो प्लेस है टू अनदर प्लेस। द प्रोसेस ऑफ द कोलाइडल मूवमेंट, आपने नहीं कहा कि आप कोलाइडर के अंदर से सिर्फ डिस्पर्स फेस या डिस्पर्शन मीडियम को मूव कराओ, आपने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पूरे का पूरा कोलाइड मूव कर जाए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रो का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोरेसिस का मतलब है कि ये पूरे का पूरा क्लाइड सिस्टम, पूरा सिस्टम वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर वो मूव करके जा रहा है तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, वो पूरा क्लाइड ही मूव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोosmosis से उलट है, ऑस्मोसिस मैंने कहा था सॉल्वेंट की मूवमेंट है, तो आपके जो कोलाइडल सिस्टम है उसमें सॉल्वेंट होता है, डिस्पर्शन, बोले क्या होता है डिस्पर्शन, सॉल्वेंट कौन सा होता है इसमें कोलाइड्स में? मैम आवाज कट के नहीं समझ आई क्या आप कह रही हैं? मैंने ये पूछा है कि आप कहते हो osmosis इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आप मुझे अब ये बता दो कि अगर आपके पास कोलाइडल सिस्टम है,
ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या किसी भी तरीके से, लेकिन मूव करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट रिमूव करना है। बट यहाँ पे बात हो रही है कोलाइडल सिस्टम की, तो आपके कोलाइडल सिस्टम में सॉल्वेंट कौन होता है, डिस्पर्स फेज होता है या डिस्पर्शन मीडियम होता है? मीडियम को कहेंगे मैम। हाँ जी, वो मीडिया ही है। कहता बिल्कुल, अरफा ने भी कहा है, बिल्कुल बच्चे, मीडियम ही है। इलेक्ट्रोफोरेosmosis का मतलब है कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए और डिस्पर्स फेज वहीं पे के वहीं पड़ा रह जाए, तो इसको इलेक्ट्रोस्मोसिस कहते हैं। और अगर आपका पूरा मीडिया, इसको मुझे बताने का कोई मकसद नहीं था, ये डेफिनेशन ना पिछले साल इन्होंने ना इंटरव्यू में 2 दफा पूछी थी। कुछ बच्चों ने कहा था फोरेसिस और ओस्मोसिस, क्योंकि फोरेसिस जो है ना डीएनए में बहुत ये बायोकेमिस्ट्री वाले लोग बहुत यूज करते हैं फोरेसिस की टर्मिनोलॉजी। ये वो लैब में ना डीएनए की ना सेपरेशन के लिए, और वो क्या कहते हैं उनकी डिफरेंट किस्म की ना स्लाइड्स में, वो जब डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, वो डीएनए और आरएनए की रेप्लिकेशन के लिए बेसिकली ना लैब में इस्तेमाल करते हैं फोरेसिस की तरफ। तो वो जो डीएनए का उन्होंने जेली वगैरह बनाई होती है, वो होता तो कोलाइडल सिस्टम ही है। तो वो बहुत से बच्चों ने ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली कोलाइडल सिस्टम की ही मूवमेंट है, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोलाइडल सिस्टम में से सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम की बात करनी थी, जो कि, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्मोसिस उन्होंने सोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी में पूछी होती तो आप सिर्फ इसको डिस्पर्शन मीडिया भी नहीं लिखते, बल्कि इसको सिर्फ सॉल्वेंट लिखते। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो गई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरे कोलाइडल सिस्टम की मूवमेंट है। और अगर सिर्फ कोलाइडल सिस्टम के अंदर से, जाहिर सी बात है उसने अगर डिफरेंस पूछा है तो वो एक ही टर्म की पूछेगा ना। वैसे अगर वो पूछता कि इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या होता है, तो आप लोग डायरेक्ट कह देते कि सॉल्वेंट की मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो फिर आपको कोई केस, मतलब कोई भी चीज आपसे पूछी नहीं जाती इसके बाद। लेकिन उसने पूछा द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो फोरेसिस अगर एक कोलाइडल सिस्टम की मूवमेंट है, तो ऑस्मोसिस इसी कोलाइडल सिस्टम में की ही बात करते हुए इसका जवाब देंगे। तो कोलाइडल सिस्टम में सॉल्वेंट को डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन थी। और इसकी जो डेफिनेशन थी वो, प्रोसेस इन विच द डिस्पर्शन मीडियम is moved from one place to another place is called as the electroosmosis. Okay? मैम इसकी नहीं समझ आ नहीं समझ आ रही? ये ना, मैं रही आपको ये बता, वाली। देखो, आपने कहा कि कोलाइडल सिस्टम बनता है डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जी मैम। अब आपने करना क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया है, मेरा कोलाइड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है। कहता है अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आपने कॉलम क्रोमैटोग्राफी तो पढ़ी हुई है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि आप लोग ना उसके अंदर से एल्यूशन करवाते हो जब, तो वो क्या करता है, कहता है अपने अपने रिस्पेक्टिव जो आयन है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव जितनी भी चीजें हैं वो नेगेटिव आयन की तरफ जाकर क्या कर जाएंगे, उसके साथ अट्रैक्ट कर जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, आपने एक कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ना एक कैथोड और एनोड लगाया, तो कहता है कि, और उसके अंदर आपने कोलाइडल सिस्टम रख दिया। कहता है अगर ये कोलाइडल सिस्टम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाए, पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा कोलाइडल सिस्टम आपका, कोलाइडल सिस्टम से मुराद आपके उसके अंदर जो भी डिस्पर्स फेस था, पूरा डिस्पर्शन मीडियम था, वो पूरे का पूरा सोल्यूशन ही मूव करके चला गया। किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ भी जा सकता है, या एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हुए सेपरेशन भी करा सकता है, कोई डिपेंड, ये ना प्रोसेस होता है सेपरेशन ऑफ कोलाइड्स के लिए, कि एक कोलाइड को दूसरे कोलाइड से अलग करना है। अगर एक पॉजिटिव कोलाइड था और एक नेगेटिव कोलाइड था, वो दोनों मिक्स अप हो गए हैं, तो उन कोलाइड्स की सेपरेशन के लिए आप लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक इस्तेमाल करते हो। इसमें क्या होता है कि आपका पूरा एक कोलाइड, पूरा कोलाइड सिस्टम, वो क्या करता है, वो मूव कर जाता है किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ। बट अगर इलेक्ट्रोस्मोसिस की बात करो, कहता है आपने एक ही कोलाइड लिया, मैं मिसाल के तौर पे यही आपको कह देती हूँ कि आपने वाटर के अंदर ऑयल मिक्स किया हुआ था और वो ले लिया आपने, तो आप क्या करोगे, आप इसको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब आप रखोगे तो इसके अंदर से सिर्फ जो डिस्पर्शन मीडियम होगा, यानी वाटर बहुत ज्यादा तादाद में है ना उसके अंदर, कहता है वो सिर्फ मूव करके जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्पर्शन मीडियम मूव करे इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्मोसिस। और अगर आपका पूरा कोलाइडल सिस्टम मूव करे, पूरा कोलाइडल सोल्यूशन मूव करे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। ठीक है। ठीक है मैम। आगे है पेप्टाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन।
तो प्रेसिपिटेशन तो आप सब लोगों को पता होगा, कहता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि सॉलिड क्रिस्टलाइज आउट हो जाए या सॉलिड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए। आपने क्या किया हुआ था, लिक्विड सोल्यूशन बनाया हुआ था और उस सोल्यूशन के अंदर से सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म में, द इमर्जेंस ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी, बताने की जरूरत थी पेप्टाइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल। एक मिनट, किसी का कोई क्वेश्चन आ गया आई थिंक। ये खत्म हो गई है स्लाइड। इसके बाद मैंने सिर्फ आपको पीपीएससी के 2 एमसीक्यू दिखाने हैं, 4 हैं, वो सिर्फ दिखाने लगी हूँ, फिर आपकी क्लास खत्म। ये सिर्फ पेप्टाइजेशन का पढ़ लें। पेप्टाइजेशन थी इसकी ना, जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे एक मॉड्यूल के लिए 2 दिन दिए जाते हैं ना, तो इसलिए फिर 2 दिन में कवर कराना पड़ता है मुझे। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना पेप्टाइजेशन, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था मुझे, इसीलिए मैंने ये डाला था। और मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मुझे वो फाइल नहीं मिल रही। मुझे वो फाइल मिलेगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट आफ्टर द मास्टर, जो आपका जो मेजर होगा ना उसके बाद टेस्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ precipitate into the colloidal solution solve by shaking it with the dispersion shaking it with the dispersion medium in the presence of the small amount of electrolyte। सबसे पहले तो कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की कुछ अमाउंट स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है ना, प्रेसिपिटेट फॉर एग्जाम्पल मैं एक सोल्यूट या साल्ट की तैयारी करवा रही थी और साल्ट क्रिस्टलाइज आउट हो गया, प्रेसिपिटेट बनने उसके शुरू हो गए। तो वो प्रेसिपिटेट आप उसको क्या करो, उस प्रेसिपिटेट, एक होती है प्रेसिपिटेट का मतलब है कि आपको नीचे सॉलिड बैठा हुआ मिल जाएगा, आप इस बैठे हुए सॉलिड को कोलाइड्स में कन्वर्ट कर लो, यानी जो आप जिस लिक्विड के अंदर उसको प्रिपेयर कर रहे थे उसके साथ इसका कोलाइड बना दो। उसके लिए डिस्पर्स फेज होगा, डिस्पर्शन मीडियम तो पहले से अवेलेबल, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। वो क्या करेंगे, वो उसके अंदर मिक्स अप होना शुरू हो जाएंगे, उसके साथ मिलकर कोलाइड बनाना शुरू हो जाएंगे। और कोलाइड में आप लोगों ने कहा था पार्टिकल साइज की जो रेंज है वो 1 से 100 नैनोमीटर के दरम्यान में हो जाती है। लाइक आप लोग नैनो पार्टिकल की ही बात कर लो। नैनो पार्टिकल सबसे पहले अगर कहता है आप डायरेक्ट किसी पानी के अंदर सोडियम की ही बात कर लो या सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड इनको ही मिक्स कर लो, तो कहता है अगर नीचे साल्ट बैठना शुरू हो जाए उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन। सोडियम या मैग्नीशियम क्लोराइड किसी भी चीज को आप लोग सिर्फ पानी में मिक्स कर लो, तो कहता है कि आप क्या करो, अगर उसके नीचे सोडियम क्लोराइड ही बैठना शुरू हो जाए तो वो कहता है वो प्रेसिपिटेशन होगी, गर्म करने पर जब वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा ना तो वो प्रेसिपिटेशन होगी। बट अगर आप लोग क्या करो, उसके नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन करवा दो किसी भी तरीके से, वो जो तरीका कार है ना उसको पेप्टाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो कहते हैं उसको नैनो पार्टिकल की कन्वर्जन करा दो कि कोलाइडर सिस्टम में उसको बना दो, कोलाइड सिस्टम बना दो उसको। वो तरीकाकार पेप्टाइजेशन कहलाता है, और जो तरीकेकार के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन, और इसका एक ही एमसीक्यू आया हुआ था। और क्ले, क्ले जो है ना, क्ले की एग्जांपल मैंने 2 में लिखी हुई है। क्ले बेसिकली अगर पानी में वैसे देखी जाए ना तो वो क्रिस्टलाइज आउट होती है, प्रेसिपिटेट बनाती है, लेकिन अगर इसके साथ सोडियम कार्बोनेट डाल दिया जाए तो वो उसके साथ मिलकर एक कोलाइडर सिस्टम बना देती है, जिसको आप लोग फिल्टर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो चीज और प्रेसिपिटेशन दो अलग अलग चीजें हैं, पेप्टाइजेशन और प्रेसिपिटेशन में क्लियर कट फर्क है। इन दोनों को इकट्ठा आप लोगों ने नहीं सोचना। अगर तो चीज नीचे बैठे सॉलिड फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाए तो वो प्रेसिपिटेशन है, लेकिन अगर वो कोलाइड बनाकर आपके अंदर उसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों मिक्स अप होकर आपको नजर आना शुरू हो जाए, यानी वो आपको सोल्यूशन फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाए, तो वो पेप्टाइजेशन है। ठीक है। सोल्यूशन तो तब बनेगा जब उसके पार्टिकल की रेंज 1 < 1 नैनोमीटर होगी, वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, उसके अंदर होमोजीनियस कंपोजिशन होगी। लेकिन अगर इसके वो है भी हेट्रोजीनियस, उसके अंदर वो टिंडल इफेक्ट भी शो हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो कोलाइड बनेगा। ठीक है। अब मैं आपको वो एमसीक्यू दिखा देती हूँ। एक बच्ची ने ना मुझे अभी अभी मैसेज किया था, 0306 नंबर था उसका, मैंने नंबर सेव नहीं किया हुआ। उस बच्ची ने मुझे ना कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, तो मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी, मैं अभी जाती हूँ नीचे मोबाइल पकड़ती हूँ, तो फिर मैं उसको आंसर बता देती हूँ। उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो उसके आंसर मैं बाद में बताती हूँ। अगर वो आप में से कोई बच्ची है तो वो मुझसे, वो ये ना सोचे कि मैंने शायद रिप्लाई नहीं किया, मैं अभी रिप्लाई कर देती हूँ थोड़ी देर तक। मैम पेप्टाइजेशन वाला दोबारा बता देती हैं? एक मिनट, मैंने क्या करना है। पेप्टाइजेशन क्या है कि मैंने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट बने पड़े थे, आपका लिक्विड ऊपर था और प्रेसिपिटेट उसके नीचे बने पड़े थे। तो आप क्या करते हो, कुछ एजेंट डालते हो उसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो कहता है हम इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस की वजह से जो एजेंट डाले हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे बैठी हुई प्रेसिपिटेट को इस ऊपर वाले लिक्विड के साथ इस तरह से मिक्स करता है कि वो कोलाइड बन जाता है।
ठीक है। मतलब वो उसमें हल हो जाता है? हल आप देखो ना, कोलाइड में चीजें हल होती हैं। कोलाइड में भी हल होती है, सस्पेंशन में भी और सोल्यूशन में भी। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है उनके पार्टिकल साइज रेंज पर, उनकी होमोजेनिटी पर फर्क आता है। वो रहते हेट्रोजीनियस हैं और आपको लगता है कि चीज मिक्स हो गई है, बट वो रहते हेट्रोजीनियस हैं अगर वो कोलाइड की बात कर रही हो तो। लेकिन कहता फिर है कि मैम इसको प्रेसिपिटेशन को क्या कहेंगे उसमें फिर? वो नीचे बैठा नजर आएगा आपको, लेकिन आपको वो उसमें। उसका रिवर्स है, मतलब वो जो एक डिजोल्व या कोलाइड से वो हाँ, उसमें प्रेसिपिटेट में वो चेंज हो जाएगा, इसको बिल्कुल कहेंगे? इनसॉल्युबल फॉर्म में अगर वो बैठा नजर आ रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन है। लेकिन अगर वो सॉल्युबलाइज हो चुका है उसके अंदर और कोलाइड बना चुका है तो आप लोग उसे कहोगे कि ये पेप्टाइजेशन हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने आपको थोड़े से दिखाने थे। ये आपके अभी जो मुझे मिले हैं फिलहाल उससे गुजारा करिए। द पाथ ऑफ द लाइट, ये आपको नजर आ रहा है? द पाथ ऑफ द लाइट become visible as a result of scattering of light due to the, ये मैंने आपको पिछली दफा भी कराया था, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कीमियोज ऑप्शन, उसमें तीन चार स्टेटमेंट थी, उसने सिर्फ जवाब लिखा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था फिजियोज ऑप्शन और कीमियोज ऑप्शन में फर्क। कीमियोज ऑप्शन कभी भी मल्टीलेयर फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है। तो ये बेसिकली इसने ना यहाँ पे नॉट फॉर्म द मल्टीलेयर का मतलब ये है कि ये कभी भी मल्टीलेयर फॉर्मेशन नहीं करता। इसको करेक्ट स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे। तो ये है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्यूज ऑप्शन, इट इट नेवर फॉर्म द मल्टीलेयर फॉर्मेशन। अगर वो मल्टीलेयर कर दे तो वो फिजियोज ऑप्शन होगी, वो कैमियोज ऑप्शन नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे दो एमसीक्यूज थे। इन द एक्सपेंडेड पोलिस्ट्रीन, पहले आप फॉग वाली देख लें, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। फॉग वाली क्या है? फॉग इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। फॉग अभी अभी समझाया मैंने। अल्फा जवेद ने ही पूछा था। अल्फा आप ही बता दो कि इसने लिक्विड इन गैस लगाया, कैसे लगाया? कोई और बच्ची बता दे जो आप बताना चाह रही हैं, आसानी से वो मुझे बता दे। इसलिए लिखा है कि फॉग फॉग इज अ मिक्सचर आर द कोलाइड ऑफ लिक्विड इन गैस। वजह? मैम आपने बताया था कि बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो लिक्विड हो गए और एयर में स्प्रेड आउट हुए हैं, तो इस वजह से इसको लिक्विड एरोसल इन भी कह गैस बन सकते गए। हैं। क्या ये कोलाइडर की एरोसल एग्जांपल है? ये भी आ सकते हैं, कह सकते हैं ना इसको एरोसल, क्योंकि इसमें हाँ जी, डिस्पर्शन एरोसोल है। मीडियम, इसमें डिस्पर्शन मीडियम एयर है। तो आप इसको एरोसल भी कह सकते हो। वेरी गुड। तो ये रह गया बस। इन द एक्सपेंडेड पोलिस्ट्रीन डिस्पर्शन मीडिया इज, बेसिकली ना जब आप पॉलीमर्स वगैरह सिंथेसाइज करते हो ना, तो पॉलीमर में क्या होता है कि पॉलीमर फॉर्मेशन, पॉलीस्टाइरीन जो है ना, स्टाइरीन बेसिकली कहता है कि एक सॉलिड ही मटेरियल है। इसमें क्या होता है कि आपका डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होता है और जो डिस्पर्स फेज होता है ना, वो कहीं कहीं इसके अंदर आप लोग प्लास्टिक, पता नहीं क्या इसके अंदर लिक्विड डालते हैं, ये आप ना अपने साइड से पूछ लीजिएगा पॉलीस्टाइरीन के अंदर। लेकिन इसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम जो है ना, वो बेसिकली स्टाइरीन को इस्तेमाल किया जाता है। स्टाइरीन एक सॉलिड मटेरियल है। वो क्या करता है? वो पॉलीस्टाइरीन का मतलब है कि इसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम हाई क्वांटिटी में आपका स्टाइरीन है। तो ये डिस्पर्शन मीडियम है। इसके अंदर डिस्पर्स फेज जो है ना, वो इसकी वो बढ़ाने के लिए, लाइक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ना, मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर डिस्पर्स फेज डाला जाता है। वो आपका कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने पॉलीस्टाइरीन को किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। लाइक पाइप बनाने के लिए ना मोस्टली पॉलीस्टाइरीन को इस्तेमाल किया जाता है। पाइप पाइप बनाना है, वो प्लास्टिक आपने पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, कि आपने वो वाटर बॉटल बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, तो स्ट्रेंथ मटेरियल जो है या डिस्पर्स फेज है, वो आपका एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर मिक्स किया जाएगा। ठीक है। तो इन द एक्सपेंडेड ये था, तो इसमें वो जो है आपका ऑर्गेनिक का, लेकिन इसमें देखें इन द एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन डिस्पर्शन मीडिया जो है वो हमेशा सॉलिड होगा, क्योंकि आपकी स्टाइरीन जो है वो बेसिकली सॉलिड नेचर होती है। जो इसके अंदर डिस्पर्स फेज आएगा ना, वो ये बताएगा कि इस पॉलीमर को आपने कितना मजबूत बनाना है। तो वो आपने जिस एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना हो, लाइक आपको वाटर बॉटल इतनी ज्यादा सख्त नहीं चाहिए होती, तो उसके अंदर आप कम डिस्पर्स फेज इस्तेमाल कर लो। वो आपका कोई भी हो सकता है डिस्पर्स फेज, वो डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन कहाँ पे, आपने पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल करना है या प्लास्टिक को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो ये दो थे, ये चार मुझे मिले हैं, बाकी वो मीडियम वाले। कौन सा होगा मैम इसमें? हाँ जी। मीडियम कौन सा होगा इसमें? मीडियम आपका सॉलिड है। जो फेज है वो कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है,
ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने उस पॉलीस्टायरीन के पॉलीमर को किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, वहां पे सिर्फ नहीं मैम, पॉलीस्टायरीन। अगर अब ये चीज बना रहे हैं तो यहाँ पे हम मीडियम कौन सा यूज करेंगे? मतलब वो तो पॉलीस्टायरीन तो वो हो जाएगी ना, हमारी फेज हो जाएगी। नहीं नहीं, पॉलीस्टायरीन ही तो मीडियम है। उसके अंदर फेस जो है वो चीज होगी। सर्फेक्टेंट एंड डिटर्जेंट सेपरेट टर्म है। अच्छा, जो है ना डिटर्जेंट, ये बेसिकली होते सर्फेक्टेंट ही हैं। लेकिन क्या होता है कि डिटर्जेंट्स का दो काम होता है, इसका क्लीनिंग पर्पस भी होता है और इसका सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने वाला पर्पस भी होता है। बट जो सर्फेक्टेंट है वो पानी की हार्डनेस को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसकी सरफेस टेंशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और मोना, आपने जो कहा है ना, वो बेसिकली वो क्या था कि आप कह रहे हो कि पॉलीस्टायरीन जो है ना, आपने एक पॉलीमर बनाया है स्टायरीन का। तो वो स्टायरीन जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है, हाई क्वांटिटी में है। ठीक है, उसके अंदर फेज आप लोग दूसरे ऐड ना करोगे। मैम दूसरी उसमें क्या चीज फिर ऐड की जाएगी? वो आप स्ट्रेंथिंग